Assalamu alaikum. Today we are going to start the adjustments in the final accounts. और इससे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा और सबसे आखिर में हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी। होता ये है कि बिजनेस में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आखिरी टाइम तक आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते और उसकी जर्नल में एंट्रीज नहीं होती और जर्नल के बाद ऑब्वियसली वो लेजर के अंदर भी उनका एंट्री नहीं हो पाती। लेजर में नहीं आएगी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी तो फाइनल अकाउंट्स में उसकी एंट्री आप कहीं पे भी उसको इफेक्ट उसका शो नहीं करा पाते। फिर जब बुक्स बनती हैं और अल्टीमेटली आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि आपके इन अकाउंट्स के हेड में ये रकम बाकी है जो कि आपके सिस्टम में एंटर नहीं हुई, तो हमें टास्क मिलता है कि उन एंट्रीज को फिर हम अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करें और इसी को हम कहते हैं एडजस्टिंग। और हम इन तमाम अमाउंट्स को जो कि सिस्टम में रह जाती हैं या ऐसी एंट्रीज जिनका इफेक्ट उस साल से रिलेटेड नहीं होता, अगले साल से रिलेटेड होता है या पिछले साल से रिलेटेड होता है, हम लोग उसको उस सिस्टम में से निकालते हैं, ऐड करते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स उसके आते हैं। हम आज सीखेंगे कि एडजस्टमेंट्स जो है फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से की जाती हैं और इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं एक्रूअल्स और मर्केंटाइल सिस्टम क्या होता है। The system under which all items of revenue and expenses relating to the current accounting period, whether received, paid in cash or not, are taken into consideration while determining the profit or loss of business is called accrual or mercantile system. इस सिस्टम के तहत हमने नोट करना है कि जो एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं वो उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम उसको शामिल करेंगे। ऐसा खर्चा, एक्सपेंस या जो रेवेन्यू है जो कि जिस रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर से या लास्ट ईयर से, उसे हम उस अकाउंटिंग पीरियड में ट्रीट नहीं करते और उसका बैलेंस हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, हमें कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं एडजस्टमेंट्स की। सबसे पहले आप इन वर्डिंग से, इन टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल, ऐसे खर्चे जो आपने अभी तक पे नहीं किए, आपने अभी पे करने हैं। ऑब्वियसली वो रिलेटेड होंगे इसी साल से, यानी कि जिस साल की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस साल का आप अकाउंटिंग पीरियड की एंट्रीज कर रहे हैं, उसी साल से एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं वो रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि हम लोगों ने अगले साल के इसी साल में हम लोगों ने पे ऑफ कर दी हैं। इन एक्सपेंसेस को हम लेस करते हैं क्योंकि ये इस साल से रिलेट नहीं करते, ये अगले साल से रिलेट करते हैं और हमने इस साल ही एक्सपेंसेस दे दिए हैं। क्योंकि होता ये है कि हमारी बिजनेस जो है वो दैट इज एन ऑन गोइंग कंसर्न। इसकी अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम कुछ अखराजात बाद में पे कर रहे होते हैं चीजें इस्तेमाल करने के, और लेकिन कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो कि हम एडवांस में पे करते हैं। तो नवंबर या दिसंबर में अगर हमने कोई क्वार्टरली पेमेंट किया या हाफ ईयरली पेमेंट की है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट अगले साल के 4 महीने पे आएगा या अगले साल के 2 महीने या 1 महीने पे आएगा। तो वो जो हमने एडवांस में अखराजात पे किए हैं अगले साल के, वो हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं। एक्रूड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल, ऐसा रेवेन्यू जो हमने अर्न कर लिया है और हमने अभी रिसीव करना है इसी साल में, लेकिन हमें अभी मिला नहीं है, तो इस रेवेन्यू को अभी हम ट्रीट करते हैं। अर्न रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, ये ऐसा रेवेन्यू है जो कि हमने अगले साल का या जिसकी वजह से हमने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, ये वो रेवेन्यू है और इसको हमने ट्रीट कर लिया है, एडवांस में मिल गया है, या अगले साल का रेवेन्यू है जो हमने एडवांस में ले लिया है लेकिन इसकी ट्रीटमेंट होगी नेक्स्ट ईयर में। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ऑब्वियसली हर साल एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है और उसका इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। इसको एसेट के अंदर जो डेप्रिसिएशन होती है
वो असल में एक्सपेंडिचर कन्वर्ट हो रहा होता है एक्सपेंस के अंदर, और इसको हम लोगों ने कहा कि किस तरीके से ट्रीट करना है। ये देखेंगे कि हम डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स को कैसे ट्रीट करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऐसे अकाउंट रिसीवेबल जिनसे अब हमें पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं, उन्हें हम बैड डेट्स कहते हैं, और उसके लिए प्रोविजन क्रिएट की जाती है। हम ये तमाम देखेंगे किस तरीके से प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, उसका क्या इफेक्ट आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ सॉर्ट ऑफ इनकम फॉर द ऑनर ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस इसको किस तरीके से ट्रीट करता है हम वो देखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, क्योंकि अगर मालिक अपने लगाए हुए सरमाए पे बिजनेस से इंटरेस्ट ले रहा है, तो जब वो बिजनेस में से पैसे लेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस भी उसे चार्ज करेगा। अच्छा जी, अब पर्पस देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट का पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट इज टू प्रिपेयर अ परफेक्टली एक्यूरेट सेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अंडर रिव्यू एंड परफेक्टली ट्रू बैलेंस एज एट द present date. After adjusting, entry is posted in two ledger accounts. Usually one side of an adjusting entry involves a revenue or expense account. Usually one side of an adjusting entry involves a revenue or expense account, while the other side involves an asset or a liability account. In other words, every adjusting entry will affect both the trading and profit and loss account and balance sheet. जी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम कोई एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, उसका इफेक्ट एक जगह पे नहीं आएगा, उसका इफेक्ट दो जगह पे आएगा। उसका इफेक्ट या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट उसका आएगा लाजमी बैलेंस शीट के ऊपर। ये क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एडजस्टिंग एंट्रीज की रिकॉर्डिंग जो है आपकी जर्नल लेजर में नहीं होती। ये चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको पता नहीं चलता, आपने लेजर के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। तो लेजर के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट हमें ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आएगा। जब हमें इफेक्ट उसका ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आएगा, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया जाएगा कि आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, ये एंट्रीज हैं आपके पास। तो जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो ऑब्वियसली उसका पहले से इम्पैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं आ रहा होगा। जब वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट जो है वो हमारे कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड होती हैं, हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज में इजाफा या कमी होता है हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू उसकी वजह से। तो हम लोगों को दोनों जगह पे इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे इसकी तो हमारा अकाउंट्स का बैलेंस, हमारी बैलेंस शीट और हमारे रेवेन्यूज हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों पे जाके बैलेंस हो जाएंगे। अब मैं आपको ज्यादा तड़पाता नहीं हूँ, मैं आपको सीधा सीधा जो है वो क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आता है और उसको हमने किस तरीके से जो है वो हल करना है। हम लोग सिस्टमेटिकली चलेंगे इसमें और ध्यान से हमने चलना है। ये एडजस्टमेंट जो है हमने प्रैक्टिस करके समझनी है, हमने बगैर प्रैक्टिस के इसको नहीं समझना। हम प्रैक्टिस के साथ साथ इसको समझेंगे और जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो हम लोग बड़ी आसानी से इसके सवाल हल कर पाएंगे। ये जी हमारे पास एक सवाल आ गया, पहले मैं देख लेता हूँ कोई और आसान सी इलस्ट्रेशन आपको कराऊं ताकि आप जो है उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। ले जी हमारे सामने इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ गई है और इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन इजीली। और ये लें जी, इसको हम कर देते हैं बड़ा और थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको निकालते हैं। हमें सवाल में वो कहता है द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर एज ऑन 31st December 1990 इज गिवन बिलो। अच्छा जी, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, हमें नजर आ रही हैं तमाम चीजें। और उसके बाद हमें वो बताता है प्रिपेयर आर ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st December 1990 and prepare a balance sheet as at that date after taking into consideration the following adjustment। एडजस्टमेंट वो कहता है कि ये देख लें तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 1 लाख, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। सेकंड एडजस्टमेंट है जी आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1000। ठीक है जी। अब ये फर्स्ट टू एडजस्टमेंट जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये उनके इफेक्ट्स बता रहा है। पहले आउटस्टैंडिंग एक्रूड और साथ ही में बता रहा है इंश्योरेंस इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹350 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो है ट्रीटमेंट हम करते हैं, ये वो है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस सवाल हल करने का तरीका बता देता हूँ। हमने सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेना है अपना बैलेंस शीट का, और अपनी एसेट्स लायबिलिटीज हमने लिख लेनी है, उसके ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लेना हमने। और हमें अब पता चल गया है कि 3 एडजस्टमेंट्स हैं। एक है जी इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है, एक है जी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरीज और वेजेस की एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, हम लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली जो अमाउंट्स हैं वो उसको पुट करना शुरू कर देंगे। सिंपली हमने क्या किया जी, ओपनिंग इन्वेंट्री फर्स्ट आइटम देखी हमने 60,000 की, हमने इसको एज इट इज रिकॉर्ड किया। सन्ड्री डेटर्स सेकंड आइटम बता रहा है हमें, सन्ड्री डेटर्स हमने यहाँ पे लिखा जी डेटर्स की अमाउंट है 80,000 की, हमने एसेट साइड पर सन्ड्री डेटर्स को पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर जी हमारा फिक्स टर्म एसेट था, हम फर्नीचर को हमने एज इट इज यहाँ पे 20,000 में मेंशन कर दिया। फर्नीचर के बाद हमारा प्लांट है, प्लांट को भी हमने एज इट इज 1 लाख यहाँ पे मेंशन किया। प्लांट के बाद परचेजेस हमें बता रहा है, परचेजेस को हम लोग 3,40,000 परचेजेस को मैंने इनसाइड में मेंशन कर देता हूँ। अभी देखते हैं इसकी कोई रिटर्न्स हैं, परचेजेस रिटर्न्स के नहीं, रिटर्न आउटवर्ड लिखी हुई है जी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। तो मैं परचेज की अमाउंट अभी इनसाइड ले देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं, बिल्स रिसीवेबल आपने लिख दिया यहाँ पे, और 22,000 हमने बिल्स रिसीवेबल के अंदर एंटर किया। बिल्स रिसीवेबल कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को मैंने जी इनसाइड लिख दिया। कैरेज इनवर्ड को हमने लिखा है 2600। कैरेज इनवर्ड के बाद नेक्स्ट है जी कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख दिया जी कैरेज आउटवर्ड, इसकी अमाउंट है 1800 की। कैरेज आउटवर्ड के बाद इंश्योरेंस पेड है, इंश्योरेंस पेड। अच्छा जी, इंश्योरेंस पेड के बाद मैं इसके आगे लगा रहा हूँ स्टार, वो इसलिए क्योंकि मुझे नजर आता है कि इंश्योरेंस इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹350 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस पेड की अमाउंट के अंदर जो है वो मैंने अभी इसकी पेमेंट कुछ करनी है,
या आप समझ लें इसकी मैंने अभी एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स करनी है तो मैं इंश्योरेंस पेड को मैं यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने बोल्ड के अंदर, ठीक है जी। इंश्योरेंस पेड के अंदर अमाउंट मुझे नजर आ रही है 1400 की। मैं ये अमाउंट जो है एडजस्टमेंट जब मैंने करनी है तो मैं इसकी अमाउंट अंदर वाली साइड पे लिखूंगा, मैं कॉलम के बाहर फाइनल अमाउंट नहीं लिख रहा। अभी इंश्योरेंस को कर दिया। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है ये हमारे सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न की अमाउंट है जी 4000 की। मैंने एज इट इज मेंशन कर दिया जी 4000 के बाद सैलरीज भी जी मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जी। सैलरीज की अमाउंट को मैं बोल्ड कर रहा हूँ इसको, और इसको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज की एडजस्टमेंट मुझे नजर आ रही है 6000। सैलरीज का मतलब है जी मैं अभी इसकी अमाउंट लिखता हूँ, जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एडजस्टमेंट हमने किस तरीके से करनी है। और एडजस्टमेंट मैं एक दफा ही करूंगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन को इसको पूरा प्रॉपर तरीके से हल करना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे पहले सवाल हल करूं और एक दफा ही आपको एडजस्टमेंट सिखा दूं। सैलरीज को मैंने मेंशन कर दिया 24,000, मैंने स्पेस उसके नीचे छोड़ दी एक लाइन की। और नेक्स्ट आइटम इज वेजेस, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं वेजेस को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वेजेस की अमाउंट में मुझे पता है कि वेजेस की भी एक एडजस्टमेंट है। वेजेस को भी मैंने मार्क कर लिया, मैं बोल्ड कर रहा हूँ इसको वेजेस को। वेजेस की अमाउंट भी मैं इनसाइड द कॉलम लिखूंगा 20,000 की वेजेस हैं। और नेक्स्ट है जी कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है जी अमाउंट हमारी 2000 की। और कैश एट बैंक है जी, कैश एट बैंक इज 18,000 जी। ये दोनों अमाउंट्स मैंने लिख ली। उसके बाद बिल्स पेबल जी लाइबिलिटी होती है हमारी। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स है और बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी साइड पे मैंने 10,000 लिख दिया है। रिटर्न आउटवर्ड इज 2400। रिटर्न अर्न आउटवर्ड का मतलब है जी रिटर्न आउटवर्ड इस परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड हमने मेंशन किया 2400 का। और नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को भी मैंने कैपिटल की जगह पे लिखा, और ये दिस इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की अमाउंट हम लोग हमेशा अंदर लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर तमाम की तमाम जो आपकी प्रॉफिट है या ड्राइंग्स होती हैं वो उसमें से लेस या ऐड होती हैं। और 1,40,000 हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम। इंटरेस्ट रिसीव को मैंने सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम की जगह पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1000। नेक्स्ट इज सेल्स के बाद कमीशन रिसीव भी नजर आ रहा है, मैं कमीशन रिसीव को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। कमीशन रिसीव्ड इज 400। और क्रेडिटर्स की अमाउंट भी मुझे नजर आ रही है। क्रेडिटर की अमाउंट है 80,000 की। 80,000 को हमने मेंशन किया। और उसके अलावा आप सेल्स की बारी आती है। सेल्स की अमाउंट मैंने मेंशन की। सेल्स के आगे रिटर्न नहीं है, सेल्स सिंपल है। सेल्स की अमाउंट है जी कितनी 4,62,000। 4,62,000 के बाद सेल्स रिटर्न माइनस की करेंगे हम, और हम अमाउंट लिख देंगे इसकी बाहर। इसी तरीके से हम लोगों ने परचेजेस वाले कॉलम में से परचेजेस की एडजस्टमेंट कर दी, परचेज में से रिटर्न माइनस कर दिया। अब हमें जो चीजें नजर आ रही हैं, अब हमारे पास हाईलाइटेड आइटम्स हैं। तमाम की तमाम आइटम्स हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट्स क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 1 लाख।
क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो रिकॉर्ड जगह पे रिकॉर्ड होगा। क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये थी जी हमारी पहली एडजस्टमेंट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हम लोगों जब भी इसको सवाल करें तो हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट फर्स्ट हमने कर दी और सेकंड हम लोग इसको ट्रीट करते हैं एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, और ये अमाउंट है जी 100,000 से। और इसको भी मैं कलर दे देते हैं ग्रीन का। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपकी पूरी हो गई। आप बेशक इसके बाद जब सवाल हल कर रहे हो तो फर्स्ट एडजस्टमेंट को आप क्रॉस कर दें, क्योंकि दो जगह पे आपने इसकी एंट्रीज करनी है। याद रहे कि जब भी आप एडजस्टमेंट करेंगे तो उसकी दो जगह पे एंट्री होगी, सिंगल एंट्री नहीं होगी। उसकी दो जगह पे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। एक एंट्री यहाँ पे होगी, दूसरी एंट्री आपने उसकी लाजमी है कि वो आपने बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखाना है। नेक्स्ट है जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अगर आपको वो कहता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने स्टाफ से काम करवाया और उनकी अभी सैलरी 6,000 की रहती है जो हमने अभी पे अभी करनी है। ये किसी भी वजह से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन की थी उस दिन कोई वर्कर नहीं आया आपका सैलरी लेने के लिए, तो उसकी सैलरी रह गई, तो नेक्स्ट ईयर में चली गई तो आपने नेक्स्ट ईयर उसको पे कर दिया। लेकिन आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसी सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा एक्सपेंस या ऐसी अमाउंट जो कि अभी आपने देनी है, अभी आपने उसको दिया नहीं है। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको कि आपकी टोटल सैलरीज थी 30,000, उसमें से 24,000 आपने दे दी है और 6,000 आपने अभी तक नहीं दी। तो आपने टोटल सैलरी कितनी देनी थी इस मंथ की? आपने 30,000 देनी थी, लेकिन अभी आपने सिर्फ 24,000 दी है। हम क्या करेंगे जी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम ऐड कर देंगे जी। वो कितनी अमाउंट है? वो अमाउंट है 6,000 की। याद रहे कि हम रिकॉर्डिंग तब ही करते हैं जब एक इकोनॉमिक इवेंट अकर होता है। तो भाई बात ये है कि मैंने सैलरी जब देनी थी 30,000 की, सॉरी ये माइनस हो गया है, इसको हमने ऐड करना है। मैंने 30,000 की सैलरीज देनी थी, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने की है? 24,000 की। एक ट्रांजैक्शन जब मैंने अभी तक नहीं की 6,000 की, तो ऑब्वियसली वो जब ट्रांजैक्शन मैंने नहीं की तो मैंने उसका इफेक्ट तो दिखाना है अब, क्योंकि वो मेरी सैलरी ड्यू है, वो मैंने अभी देनी है। ठीक है, तो हमने पहले उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, 24,000 में वो अमाउंट इंक्लूडेड नहीं थी। अब क्योंकि हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स अपने फाइनल कर रहे हैं और ईयर को एंडिंग कर रहे हैं, ईयर को क्लोज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये काम हम ले चुके हैं अपने वर्कर से और इसकी मद में हमने उसको पैसे देने हैं। तो हम इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हम उसकी सर्विसेज एक्वायर कर चुके हैं और उसको हम लायबल हैं पे करने के। तो अब ये 30,000 की अमाउंट मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बाहर लिख दी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हमने ट्रीट कर लिया। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, सेम इसका इम्पैक्ट है जी। आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम यहाँ पे कितनी अमाउंट है? 1,000 की। इसको हम ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 21,000। कंट्रोल कंट्रोल करेंगे यू, और ये हो गई हमारी सेकंड एडजस्टमेंट। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं जी। ये भी मैं ग्रीन से कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि हमने एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ की है। ये थी जी दो एडजस्टमेंट्स। अभी दो एडजस्टमेंट्स अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक की, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस की। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज, क्या मैंने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दी है? जी बिल्कुल, मैंने एडजस्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं की। इन दोनों की एडजस्टमेंट्स मैंने अभी कंप्लीट नहीं की। आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जब भी हमने एडजस्टमेंट्स करनी है तब हमने क्या करना है कि इसका इफेक्ट दोनों जगहों पे हमने ट्रीट करना है, इसका इफेक्ट दो जगहों पे हमने दिखाना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक तरह से हमारी लायबिलिटी है कि हमने पे ऑफ करने हैं, तो मैं इसको लायबिलिटी साइड पे भी मेंशन करूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, इनका इफेक्ट मैं दिखाऊंगा। मैं दोनों जगह पे इसको, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं जी 6000 की और आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं जी 1000 की। तो ये था जी इसकी डुअल ट्रीटमेंट। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने दो दो जगह पे इसकी ट्रीटमेंट की थी। अब ये मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अब इफेक्ट जाके कंप्लीट हुआ है जी सेकंड एडजस्टमेंट का। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट करेंगे। इंश्योरेंस इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹350 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर 1991। अब आप मुझे ये बताएं कि जब सपोज हमने इंश्योरेंस पे की, उसमें अमाउंट थी 350 रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, तो ये हमने प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया। हमने इंश्योरेंस की अमाउंट पे करनी थी और उस अमाउंट, जब हमने टोटल अमाउंट दी तो हमने ज्यादा अमाउंट दे दी, और वो जो ज्यादा अमाउंट थी वो अगले साल से रिलेट कर दी थी। अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, हम लोगों ने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, सॉरी, कि मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस होगा और जिस साल का रेवेन्यू होगा उसी साल में उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसी रेवेन्यू के साथ उसी साल के एक्सपेंसेस को मैच करेंगे। तो ये जो 350 का एक्सपेंस है ये इस मंथ का या इस साल का नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड अगर इस मंथ में क्लोज हो रहा था तो इस मंथ का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है। और हम लोग इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। इंश्योरेंस की अमाउंट है 1400, इसमें से हम क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। जब हम यहाँ से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इस साल के अखराजात कम हो जाएंगे। अब इस साल के अखराजात कम करने के लिए हमने यहाँ से 350 को यहाँ पे माइनस कर दिया, तो यू और माइनस करके इफेक्ट हमने 1400 में से माइनस करके जब हमने 350 लिखा तो हमारे पास आ गई 1050। अब सेकंड इफेक्ट इसका क्या आएगा? सेकंड इफेक्ट आएगा इसका, सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? सेकंड इफेक्ट हम लोग लेंगे, इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड जब भी आपको चीज देंगे तो दैट विल बिकम योर एसेट। ठीक है जी, ये 350 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अब हमारी तमाम की तमाम एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर दी हैं। अगर आपको मैं पूछता हूँ या फिर बताता हूँ तो मैंने देखें जी 1 2 3 4 हमें 4 इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं हमें बैलेंस शीट में, कि हमने 4 एंट्रीज बैलेंस शीट में की हैं और उसके बाद 1 2 3 और ये 4 एंट्रीज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में की हैं। तो इसका मतलब है हमने तमाम के तमाम इफेक्ट्स जो हैं एडजस्टमेंट के वो हमने इनको अच्छे तरीके से पोस्ट कर दिया। अब लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकालते हैं जी। स्केप, और इसको मैं फुल कर लेता हूँ जी, फुल स्क्रीन। इसका हम ऑटो सम ले लेते हैं। हमारे पास है 5,58,000 और अब मैं इसमें से प्लस माइनस करता हूँ जी, इक्वल्स टू 5 लाख माइनस 60,000 माइनस 3,37,000 माइनस 2,600 माइनस 21,000। तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,36,000। और ये सेम प्रॉफिट है, ये मैं ट्रांसफर करूंगा जी
ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ये अमाउंट आ जाएगी 1,36,800 की। ठीक है जी, ये अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखी, उसके बाद मैंने इसका टोटल किया, तो मेरा टोटल बनता है जी 1,38,200। और अब मैं जो है अपनी ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट की तरफ जा रहा हूँ जी। 1,38,200 और equals to this amount minus 1, 2 and 3। तो ये मेरा जी निकल आया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे जी कैपिटल अकाउंट में, और ऐड कर देते हैं जी हम नेट प्रॉफिट, तो कितना जी 105,350 और is equal to plus this amount 3। तो यहाँ पे एक छोटा सा फर्क आ रहा है, हम देख लेते हैं वो फर्क कहाँ से आ रहा है। 322.3 ये फर्क हम अभी चेक कर लेते हैं जी, इसमें क्या अमाउंट रह गई है। नो 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 नो, इसको हम देख लेते हैं, कोई चीज रह तो नहीं गई, हम लोग कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। 3,42,350 और उसके बाद इस अमाउंट को हम इस तमाम अमाउंट को हम ऐड करते हैं जी। अब हम लोग क्योंकि लास्ट क्वेश्चन से जो फॉर्मुलेशन लगी हुई थी उसमें ये अमाउंट जो थी वो ऐड नहीं हो रही थी, अब हमने ये तमाम की तमाम अमाउंट्स ऐड की तो हमारा टोटल बैलेंस 3,42,350 आया, एसेट्स का भी और लायबिलिटीज का भी। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है हमने बेहतरीन तरीके से तमाम एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड किया है और हमारा क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से सही आया है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द एडजस्टमेंट्स। अभी आपको सिर्फ ये 2 या 3 एडजस्टमेंट्स मैंने करना सिखाई हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल सी हाउ अदर एडजस्टमेंट्स आर डन, और इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 सेशंस वी विल बी मास्टर इन डूइंग द एडजस्टमेंट्स। And if you have any questions, you can ask me now.